हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ डीएवी गुरु। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 12 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इसको पूरा देखने के बाद अगर चैप्टर के 20 से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाओगे। ये चैनल स्पेशली डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज मिल जाएंगे और सभी को हम सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्ले लिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम आपके क्लास का कोई वीडियो अपलोड करें। तो हमेशा की तरह चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता रहेगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक्स खत्म करना है। सबसे पहले हमें लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। लाइट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे के टर्म्स को समझ पाएंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मल्टीपल इमेजेस क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टॉपिक में होता है, तो इसको भी बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझेंगे। और उसके बाद फाइनल हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मिरर। मिरर का प्रैक्टिकल क्या क्या यूजेस है, हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ मिरर्स को यूज़ करते हैं, आपको पता है ये अच्छे से। और इस टॉपिक को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाया गया, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है लुक एट द पिक्चर शोन अबव, वी सी नॉट ओनली द ओरिजिनल मॉन्यूमेंट इटसेल्फ बट ऑल्सो इट्स पिक्चर इन द वाटर। रेफरेंस के लिए हम लोग इन दोनों पिक्चर को ले लेते हैं। आपकी बुक में भी एक पिक्चर दिया होगा, इसमें आप देख सकते हो कि एक मॉन्यूमेंट जो कि ओरिजिनल है वो तो हमें दिख ही रहा है, साथ ही साथ उसका रिफ्लेक्शन भी हमें दिख रहा है वाटर के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे एक लड़की दिख रही है और उसका रिफ्लेक्शन हमें मिरर के अंदर दिख रहा है। दिस पिक्चर इन द वाटर सोर्स एज वी नाउ नो इज ड्यू टू द फेनोमेनन नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे इस टेम्पल का इमेज जो वाटर में दिख रहा है और यहाँ पे मिरर में जो इमेज दिख रहा है ये एक खास फेनोमेनन के कारण दिख रहा है और उसी फेनोमेनन का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान से समझो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है यहाँ पे कैसे दिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि सन से आने वाला जो लाइट होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पड़ता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सन से आने वाला जो लाइट रे है ना वो तो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जाता है, हर डायरेक्शन में। तो एक लाइट रे तो पानी की तरफ भी जा रहा होगा ना, और फिर पानी से जो रिफ्लेक्ट होके फिर हमारी आंखों तक पड़ेगा लाइट, तो वही लाइट हमें यहाँ से भी आता हुआ दिखेगा। जैसा लाइट यहाँ से आता हुआ दिख रहा था ना, सेम लाइट हमें पानी से भी आता हुआ दिखेगा। तो हमें लगेगा कि सेम टाइप का ऑब्जेक्ट पानी के अंदर भी है। और इसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट पे बना सकते हैं। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में है। हम लोग मिरर्स को यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, हम लोग मिरर्स को यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे कामों के लिए। हम लोग गाड़ियों में मिरर्स को यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। अब अगले पैराग्राफ में हमें दो टाइप का रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है। पहला टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर या प्लेन रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे जान गए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है रेगुलर और एक हो सकता है इररेगुलर, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोले तो प्लेन रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहले इन दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे फिगर के थ्रू हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि दोनों टाइप का रिफ्लेक्शन क्या होता होगा। ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, कंप्लीटली प्लेन सरफेस है, शाइनी सरफेस है, तो उस पर जो भी लाइट का रे आएगा वो रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा। रेगुलर मैनर में वापस जा रहा है, एक रेगुलर पैटर्न बना रहा है। लेकिन यहाँ पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि शाइनी और प्लेन सरफेस नहीं रहता है, कर्व सरफेस रहता है, या जिसको हम लोग खुरदरा सरफेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट रे तो रेगुलर मैनर में आता है लेकिन जाता नहीं है रेगुलर मैनर में। कुछ लाइट रे किसी डायरेक्शन में चले जाएगा, कुछ लाइट रे किसी और डायरेक्शन में, कुछ लाइट रे किसी और डायरेक्शन में, कुछ लाइट रे किसी और डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में सभी लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेम डायरेक्शन से आ रहे थे सभी लाइट रे और सेम डायरेक्शन में सभी रिफ्लेक्ट होके भी जा रहे थे। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपको फिगर बना के एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसा फिगर बना देना, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आप ऐसा फिगर बना सकते हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए।
अब दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन के बारे में क्या यहाँ पे बताया गया है उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 डेट अ प्लेन मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। एक प्लेन मिरर में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उस पर जो भी लाइट आता है ना उसका डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है। हम लोग बचपन में करते भी थे ऐसा, सन से आने वाली लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट करवा के किसी का फेस पे भिजवा देते थे और उसका फेस चमक जाता था। सच अ चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर। और यहाँ पे जो लाइट के डायरेक्शन में चेंज हो गया ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मिरर है ना लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें प्लेन रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन एक लाइन में दिया गया है, इसको आप याद कर लेना। यहाँ पे बोला गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन शाइनी और पॉलिश सरफेस डेट इज मिरर्स, स्टेनलेस स्टील स्पून या प्लेट इज नोन एज रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। अगर किसी प्लेन सरफेस से, किसी शाइनी सरफेस से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन या प्लेन रिफ्लेक्शन बोलेंगे। दिस इज बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्डरली मैनर एंड दिस ऑफन रिजल्ट्स इन अ ग्लेयर। ऐसा इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्योंकि ऐसे सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है ना ये एक वेल डिफाइंड ऑर्डरली मैनर में होता है। मतलब वहाँ पे हमें लाइट का पाथ पहले से पता होता है कि किस डायरेक्शन में लाइट का रे जाएगा। यहाँ पे आप देख के आसानी से बता सकते हो। और इस केस में हमें एक शाइनी इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि वो सारे लाइट को एक ही डायरेक्शन में, रेगुलर डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर देता है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये जो सरफेस है हमें पूरा चमकता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन दिया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश्ड और इररेगुलर सरफेस। ऐसा सरफेस क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कोई कपड़ा हो गया, वो नॉन शाइनी होता है, इररेगुलर होता है पूरी तरीके से और पॉलिश्ड भी नहीं होता है। तो ऐसे सरफेस से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो ऑफन टेक्स प्लेस इन अ इररेगुलर डिफ्यूज्ड मैनर, दिस इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ऐसे सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो तो लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। लाइट आएगा तो एकदम ऑर्डरली मैनर में, लेकिन कोई लाइट इधर चले जाएगा, कोई लाइट इधर चले जाएगा, कोई लाइट इधर चले जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कैन यू नाउ गेस अबाउट द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच हेल्प्स इन सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग कौन से रिफ्लेक्शन के थ्रू देख पाते हैं? प्लेन रिफ्लेक्शन के थ्रू या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के थ्रू? तो आपको आंसर करना पड़ेगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं। वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही कर रहे होते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन ही कर रहे होते हैं और उसी के कारण हम लोग उसको देख पाते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अगर एक प्लेन मिरर के सामने हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका एक इमेज बनेगा और उस इमेज का क्या क्या खासियत होगा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बारे में अब हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इस सिंपल से एक्टिविटी के लिए हमें 2 से 3 चीज़ चाहिए जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। सबसे पहले तो हमें एक चेस बोर्ड या एक ग्राफ पेपर चाहिए, उसके बाद हमें शार्पनर चाहिए और उसके बाद एक मिरर चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि चेस बोर्ड रखेंगे या ग्राफ पेपर रखेंगे और उसके साइड से मिरर को लगा देंगे। अब उसके बाद हम लोग इरेजर लेंगे या शार्पनर लेंगे, जो भी है हमारे पास, और उसको 2 डब्बा छोड़ के हम लोग कहीं पे प्लेस कर देंगे। जैसे हम लोग प्लेस करेंगे ना तो हमें दिखेगा कि उसका इमेज जो बन रहा है ना वो भी 2 डब्बा छोड़ के अंदर की तरफ बन रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है वो यहाँ पे हमें लिख के बताया गया है। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं द इमेज इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। ये लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ईजी है समझना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर प्लेन मिरर के सामने हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है ना उसी साइज का इमेज हमें बनता हुआ दिखता है। और उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और पता चलता है कि जितना दूर पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना उतना ही अंदर इमेज हमें बनता हुआ दिखता है। इसको और ईजिली हम लोग इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है और उसके सामने एक इंसान खड़ा है, तो इंसान का जो हाइट होगा ना उतना ही हाइट का इमेज भी उसका बनता हुआ दिखेगा। मतलब साइज सेम होता है हमेशा प्लेन मिरर के केस में। और जितना दूर में ये इंसान खड़ा है ना उतना ही दूर में अंदर की तरफ उसका इमेज बनता हुआ दिखता है। तो पहला जो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है उसका मीनिंग हमें पता चल गया। अब दूसरा क्या कंक्लूजन निकलता है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दिस इमेज इज देयर फॉर वर्चुअल इमेज।
अगर प्लेन मिरर कोई इमेज बना रहा है तो उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। अब देखो स्क्रीन पे उतारने का मतलब क्या होता है, अगर आप इस फिगर में देखो तो यहाँ पे प्लेन मिरर यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर यूज़ हो रहा है। स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा कर्व होता है, कुछ इस तरीके का मिरर होता है। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के सामने कैंडल जल रहा है, तो कैंडल को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट के सामने एक मिरर रखा हुआ है और मिरर में जो इमेज बन रहा होगा ना कैंडल का, वो तो उस तरफ से बन रहा होगा, हमें इधर से दिख नहीं रहा है। तो जो इमेज बन रहा है ना उसको हम लोग पर्दा पे भी उतार सकते हैं, स्क्रीन पे भी उतार सकते हैं। अगर मिरर के जस्ट सामने हम लोग कोई पर्दा रख दें ब्लैक कलर का, तो ये जो कैंडल जल रहा है ना, यहाँ पे जो फ्लेम दिख रहा है वो फ्लेम हमें यहाँ पे पर्दा पे भी दिखने लगेगा, स्क्रीन पे भी दिखने लगेगा। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑब्टेनिंग इमेज ऑन स्क्रीन। लेकिन अगर यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की जगह पे हम लोग प्लेन मिरर रख देते तो उस केस में यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। आप सिंपली एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप अपने घर में यूज होने वाला जो आईना होता है उसको रख दो और उसके सामने एक काला सा पर्दा लटका दो, तो ये जो फ्लेम जल रहा है ना, मोमबत्ती जल रहा है, उसका इमेज आपको यहाँ पे पर्दा पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर है उसको आप यूज़ करोगे तो आपको पर्दा पे यहाँ पे दिखेगा। अब हर टाइप के स्फेरिकल मिरर से भी ऐसा नहीं होगा। कैसे स्फेरिकल मिरर से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हम लोग इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो तीसरा कंक्लूजन हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं वो क्या है, यहाँ पे लिखा है उसके बारे में। इमेज डज नॉट अपेयर अपसाइड डाउन एंड इज ऑलवेज अपराइट। अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तो उसका इमेज जो बनता है हमेशा सीधा बनता है। जैसे कि ये बॉटल रखा गया है एक प्लेन मिरर के सामने, तो उसका इमेज जो हमें दिखेगा ना वो भी सीधा ही दिखेगा। ऐसा ही नहीं कि बॉटल उल्टा हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मिरर के सामने कोई बॉटल रखेंगे तो वो हमें उल्टा दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है स्फेरिकल मिरर के केस में, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अगर आप स्फेरिकल मिरर के सामने अगर किसी सीधे बोतल को रखोगे ना तो वो आपको उल्टा दिखेगा, कुछ इस तरीके का। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के आगे में कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा बनता है जब हम लोग उसको किसी भी स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें एक चीज़ के बारे में और पता चलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब देखो, आप देखे होंगे कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका जो लेफ्ट होता है मिरर का राइट हो जाता है, आपका राइट जो होता है वो मिरर का लेफ्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अगर हम लोग मिरर के सामने खड़े होके, मिरर प्लेन होना चाहिए, प्लेन मिरर होना चाहिए, उसके सामने खड़े होके अगर हम लोग अपना दायां हाथ उठाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा इमेज बायां हाथ उठा रहा है, और अगर हम लोग अपना बायां हाथ उठाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा इमेज दायां हाथ उठा रहा है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाद जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगते हैं, वो सब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप कोशिश करना कि सब चीज़ को ध्यान से देखो और अच्छे से समझो। हम भी ट्राई करेंगे कि जितना कुछ यहाँ पे गिवन है उसको सबसे ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस always takes place in a well-defined manner in accordance with two simple rules or laws। जब भी किसी प्लेन सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना तो वो एक वेल डिफाइंड मैनर में होता है। हम लोग शुरू में यही पढ़े थे। और यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, दो रूल्स को फॉलो करते हुए होता है। वी कॉल दिस टू रूल्स और लॉज एज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इन्हीं दोनों रूल्स को, इन्हीं दोनों नियम को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। We must however first know some terms to understand and explain the two laws of reflection। लेकिन इन दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पहले समझना पड़ेगा, तभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझ भी पाएंगे और कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, उसके बाद नॉर्मल क्या होता है, फिर इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और फाइनली हमें समझना पड़ेगा कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इन सभी टर्म्स को अब हम लोग एक एक करके शुरू से समझते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल को समझने से पहले हमें इन दोनों टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे अगर कोई प्लेन मिरर है और किसी भी लाइट सोर्स से अगर कोई लाइट का रे आ रहा है तो उस आने वाले लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो लाइट रे मिरर पे पड़ेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इस वाले लाइट रे को, जो कि जा रहा है वापस,
हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल है, उसका डेफिनेशन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रहा था ना, जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करता है मिरर पे उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसका डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। उसके बाद जो नॉर्मल है वो क्या होता है, उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दें जो कि मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इसका इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। अब एक एक करके इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अगर हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन लिखना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिरर पे वो पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे आके गिरता है। सिंपल चीज़ है, ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल का कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, इज नोन एज नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का अलग अलग नॉर्मल होगा। जैसे कि इस वाले इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है तो यहाँ पे एक अलग नॉर्मल होगा, और इस वाले इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है तो इसका नॉर्मल अलग होगा। तो यहाँ पे दो नॉर्मल भी आपको दिखाया गया है। अब इंसिडेंट रे का डेफिनेशन देख लेते हैं। द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवार्ड्स द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ऐसा लाइट रे जो कि मिरर की तरफ आ रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। सिंपल। सिमिलरली द रे ऑफ लाइट विच टर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट रे वापस चले जाता है मिरर से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन हम लोग देखें। चारों डेफिनेशन को आपको समझ के अच्छे से उसको याद कर लेना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। अब हमें समझना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला इंसिडेंट रे है हमारा और ये वाला नॉर्मल हमारा है, और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना तक तो हम लोग जानते हैं अभी तक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग इस वाले एंगल को बोलेंगे। ये वाला एंगल क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, या इसको हम लोग सिंपली इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। हम लोग दोनों इसका नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल है, मतलब एक अगर हम लोग यहाँ पे फिगर बना ले, रफ फिगर, ये हमारा नॉर्मल अगर है, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। सिमिलरली द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दोनों का डेफिनेशन आपको याद कर लेना अच्छे से, दोनों के बारे में डिटेल तो आप लोग समझ ही गए। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझना है वो है प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला जा रहा है वी नो डैट वी कैन यूज़ 2 पॉइंट्स टू डिफाइन अ लाइन। जब भी हमें एक लाइन को डिफाइन करना होता है तो हम लोग 2 पॉइंट को कनेक्ट करके लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ता है। एंड 2 लाइन्स टू डिफाइन अ प्लेन। और जब भी हमें एक प्लेन को डिफाइन करना होता है तो हम लोग 2 लाइन को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम लोग 2 लाइन को कनेक्ट कर देंगे तो एक प्लेन बन जाएगा हमारा, जैसे कि पेपर होता है ना, एक पेपर सरफेस बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे प्लेन ऑफ इंसिडेंस का हमें डेफिनेशन दिया गया है, द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब देखो प्लेन ऑफ इंसिडेंस हम लोग किसको बोलेंगे, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। अगर इन दोनों को कनेक्ट करके हम लोग एक प्लेन बना लें तो इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट प्लेन। प्लेन मतलब एक सरफेस, एरोप्लेन नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, सिमिलरली द प्लेन डिफाइंड बाय द रिफ्लेक्टेड रे
एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे जो कि हमारा ये वाला है और नॉर्मल, अगर हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो एक हमें प्लेन सरफेस मिलेगा, पेपर जैसा सरफेस मिलेगा। इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंट हम लोग समझ लिए, इस वाले प्लेन को हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंट और इस वाले प्लेन को बोलेंगे, सरफेस को बोलेंगे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बता रहे हैं सर, प्लेन ऑफ इंसिडेंट, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब का यूज़ क्या है? तो इस सब का यूज़ है जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें एक्टिविटी नंबर 2 समझना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको समझ लेते हैं फटाक से। यहाँ पे किया क्या गया है, सबसे पहले हमें एक प्लेन मिरर लेना है और एक टॉर्च लेना है और 2 खोखला सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लेना है। अगर आप यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड को कुछ एंगल पे प्लेस करोगे, ये नॉर्मल लाइन ये है, और कुछ एंगल पे प्लेस करके यहाँ से टॉर्च जलाओगे तो उसी एंगल पे यहाँ पे आपको दूसरा कार्डबोर्ड प्लेस करना पड़ेगा, तभी आपको वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा ना इस कार्डबोर्ड से पास करेगा। इसी वाले एक्सपेरिमेंट को हम लोग लेज़र के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन लेज़र के थ्रू करने से थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है आपको। लेज़र लाइट जब हम लोग यहाँ से जलाएंगे ना तो जिस एंगल पे यहाँ पे लेज़र लाइट गिरेगा ना उसी एंगल पे हमें आता हुआ दिखेगा। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, अगर हम लोग एक प्लेन मिरर की बात करें तो। और इस एक्सपेरिमेंट से दूसरा जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है वो ये होता है कि ये जो इंसिडेंट रे हमारा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमारा है और ये जो हमारा नॉर्मल है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जितना भी चीज़ अभी हम बोले सभी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी दूसरा प्लेन में हमारा नहीं होता है। अब देखो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, इस वाले फिगर से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है। अगर हम लोग कनेक्ट करें, अगर हम लोग एक प्लेन यहाँ पे डाल दें कुछ इस तरीके से, तो इस प्लेन के अंदर ये जो एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो इस सरफेस के अंदर हमारा सब चीज़ आ जाएगा। हमारा इंसिडेंट रे भी इसी पे आ जाएगा, नॉर्मल भी इसी सरफेस पे आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी सरफेस पे आ जाएगा और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वो भी उसी सरफेस पे आएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ऑल आर इन सेम प्लेन। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो इंसिडेंट रे है वो इस वाले प्लेन में है, जो कि आपको ब्लू कलर का प्लेन दिख रहा है, जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो किसी दूसरे प्लेन में जाके रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो सेम इसी ब्लू वाले प्लेन में ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको इस फिगर में दिखाया गया है। तो इसी 2 कंक्लूजन को यूज़ करके हम लोग दोनों लॉज लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ हो जाएगा और हमारा सेकेंड लॉ हो जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, 4 चीज़ का नाम यहाँ पे बताया गया। चारों के बारे में लिखा है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चारों जो होता है ना एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है, एक ही सरफेस के अलॉन्ग सब रहता है। इंसिडेंट रे भी उसी सरफेस में रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी सरफेस में रहेगा, नॉर्मल भी उसी सरफेस में रहेगा और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी उसी सरफेस में रहेगा, किसी दूसरे सरफेस में नहीं जाएगा। और दूसरा लॉ क्या कहता है, जो कि हम लोग पहले देखे थे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब अगर एक प्लेन मिरर है और उस पर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है, तो इस केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग आई बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग आर बोलते हैं वो हमेशा इक्वल होगा। डेट इज़ एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये अगर 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों लॉ हम आपको अच्छे से समझा दिए, दोनों लॉ को आप अच्छे से याद रखना, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो फाइनली यहाँ तक हमने इस चैप्टर के सभी बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जितना सारा टॉपिक है वो सभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर आपको साइंस के दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं तो लिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और अगर आपको इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो देखना है तो आप राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।